बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये पार्ट 6 है। आज हम आपके लिए जो किताब लाए हैं वो है नाकाबिले तस्हीर मुजरिम, आवाज तानियावान, मुसन्निफ मजहर कलीम MA। ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप राब्ता कर सकते हैं 03332495 और कॉल नंबर 0300291960 पर मोहम्मद अजहर लतीफ से। ये किताब 249 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 6 सफ़ा नंबर 108 से। जैसे ही सफ्दर ने देखा कि वो ओट में आ गए हैं, सफ्दर ने बिजली की तेजी से हरकत की और उसका एक हाथ सिपाही के मुंह पर जम गया, जबकि उसने दूसरे हाथ को सिपाही के रिवाल्वर पर मारा और उसे इस अंदाज में मोड़ा कि वो सिपाही उसके सीने से आ लगा। सफ्दर ने अपने हाथ को महसूस अंदाज में झटका दिया तो सिपाही का रिवाल्वर उसके हाथ से निकल उसके जूतों पर आ गिरा। जाहिर है इस रिवाल्वर के गिरने की आवाज न पैदा हुई थी और यही सफ्दर चाहता था। रिवाल्वर नीचे गिरते ही सफ्दर ने बिजली की तेजी से अपना हाथ सिपाही की कमर से निकाला और उसने उसकी कनपट्टी पर एक महसूस अंदाज में जरब लगाई। दूसरे ही लम्हे सिपाही का जिस्म ढीला पड़ता चला गया और सफदर ने बड़ी फुर्ती से उसे जमीन पर लटाया और जमीन पर पड़ा हुआ रिवाल्वर उठा लिया। कहाँ मर गए हो तुम, जल्दी आओ। उसी लम्हे ड्राइवर की आवाज सुनाई दी। अब वो कार से निकलकर बाहर आ गया था। दूसरे ही लम्हे सफदर ने रिवाल्वर की नाल सीधी की और एक धमाके से गोली सीधी ड्राइवर की दोनों आंखों के दरमियान घुसती चली गई और वो कटे हुए दरख्त की तरह नीचे गिरता चला गया। धमाका होते ही कार के अंदर से धमाचौकड़ी की आवाजें सुनाई थी और फिर सफदर ने इंतहाई फुर्ती से दूसरी तरफ की कार का दरवाजा खोला और पे दर पे ट्रैगर दबाता चला गया। पिछली सीट पर मौजूद दोनों सिपाही वही सीट पर ही ढेर हो गए। ड्राइविंग सीट के करीब बैठा हुआ मुसल्ला फौजी पहले ही ढेर हो चुका था, क्योंकि धमाके की आवाज सुनते ही कैप्टन शकील ने बिजली की तेजी से उसकी गर्दन पर जूडो का वार किया था और एक ही वार में उसकी गर्दन तोड़ दी थी, जबकि जूलिया ने भी तेजी से पीछे मुड़कर अचानक धक्का देकर पीछे बैठे हुए दोनों सिपाहियों को एक दूसरे पे गिरा दिया था। उधर कैप्टन शकील ने भी मुड़कर उनमें से एक सिपाही के मुंह पर मुक्का मारा। इससे पहले कि वो दोनों संभलते, सफदर की फायरिंग ने इन दोनों का काम तमाम कर दिया। यहां से फारिग होकर सफदर तेजी से पलटा और कार के पीछे जमीन पर पड़े हुए सिपाही के सीने में गोली उतार दी। अब वो आजाद हो चुके थे। सफदर और कैप्टन शकील ने दोनों सिपाहियों की लाशों को घसीट कर कार के बाहर फेंका और फिर उछलकर ड्राइविंग सीट के साथ वाली सीट पर बैठ गया। कैप्टन शकील ने इस दौरान ड्राइविंग सीट संभाल ली थी और फिर कार एक झटके से आगे बढ़ती चली गई। नया पैराग्राफ। आसमान पर बादलों की दबीज तय चढ़ी हुई थी और हर तरफ गहरे अंधेरे का राज था। पुल से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर इमरान और जोसेफ दरिया के किनारे मौजूद घनी झाड़ियों में छुपे बैठे थे। उनके जिस्मों पर स्याह रंग के चुस्त लिबास थे। इमरान ने अपनी पुछ पर एक छोटा सा कैनवस का थैला बांधा हुआ था। मेरी बात गौर से सुनो जोसेफ, तुम यहीं रहोगे और मैं यहाँ से दरिया में तैरता हुआ पुल के नीचे जाऊंगा और वहां डायनामाइट फिट करूंगा। उसके बाद मैं आगे निकल जाऊंगा ताकि पुल पे मौजूद और उसके इर्द गिर्द मौजूद निगरान यही समझे कि दरिया में कोई चीज बहती हुई चली जा रही है। अगर मैं वापस आया तो फिर यकीनन मैं उनकी नजरों में आ जाऊंगा। दरिया के बहाव की वजह से मैं जैसे ही आगे पहुंचूंगा तो आगे जाकर जब मैं दरिया से बाहर निकलूंगा तो मैं टिंच फायर करूंगा। टिंच फायर देखते ही तुम इस मशीन का बटन दबा देना और फिर पुल की तबाही के बाद उनकी नजरों से बचकर वापस साराब के पास पहुंच जाना। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा, इमरान ने जोसेफ को समझाते हुए कहा। मगर बॉस, ऐसा नहीं हो सकता कि मशीन लेकर हम दोनों इकट्ठे जाएं और दूसरी तरफ जाकर मशीन का बटन ऑन कर दें, जोसेफ ने हिचकिचाते हुए कहा। नहीं, 2 होने की वजह से एक तो हम निगरानों की नजरों में आ जाएंगे और दूसरी बात, ये मशीन बेहद नाजुक है, पानी में खराब हो सकती है, इमरान ने जवाब दिया। मगर बॉस, ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी वजह से तुम इशारा ना दे सके, तो फिर मैं सारी रात इधर बैठा ही रह जाऊंगा, जोसेफ ने एक और एतराज करते हुए कहा। हाँ, ये बात वाकई ठीक है, न जाने कोई इफ्ताद ही आ पड़ जाए। अच्छा ऐसा करना, अगर मेरी तरफ से तुम्हें कोई इशारा ना मिले तो तुम फिर 1 घंटे के बाद बटन दबा देना, ओके, इमरान ने मजबूत लहजे में कहा और फिर उसने तेजी से दरिया में छलांग लगा दी। दरिया पूरी तरह चढ़ा हुआ था, मगर इमरान भला ऐसे दरिया को कहाँ नजरों में लाता था। वो पानी के अंदर तेजी से तैरता हुआ तेजी से पुल की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। काफी दूर जाकर उसने पानी से सर बाहर निकाला और एक तवील सांस लेकर दोबारा गोता लगाया और फिर 5वीं बार जब उसने पानी से सर बाहर निकाला तो पुल बिल्कुल करीब आ चुका था। पुल और उसके आसपास का इलाका सर्च लाइटों से पूरी तरह मुनव्वर था।
حتیٰ کہ پل کے نیچے بھی سرچ لائٹیں اس انداز میں لگائی گئی تھی کہ پل کے نیچے پانی کی تہہ تک روشن نظر آ رہا تھا۔ خاصا انتظام کر رکھا ہے ان لوگوں نے، عمران نے دل ہی دل میں سوچا اور ایک بار پھر غوطہ لگا دیا۔ اس بار وہ پانی کے اندر تیزی سے تیرتا ہوا پل کے درمیانی ستون کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ چند ہی لمحوں کے بعد عمران پانی کے اس حصے میں آ گیا جو سرچ لائٹوں کی وجہ سے بے انتہا روشن تھا، مگر عمران نے پرواہ نہ کی اور تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ ستون کے بالکل قریب جا کر اس نے سر باہر نکالا اور ایک بار پھر غوطہ لگا دیا۔ اب وہ ستون کی بنیاد کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے بڑی پھرتی سے کمر سے بندھا ہوا تھیلا کھولا، اس میں سے ڈائنامائٹ کا پیکٹ نکال لیا۔ پیکٹ کے ساتھ ایک محسوس قسم کی ٹیپ لگی ہوئی تھی۔ عمران نے پھرتی سے ہاتھ آگے بڑھایا اور ڈائنامائٹ کو ستون کے ساتھ چپکانے لگا، مگر جیسے ہی ٹیپ ستون کے ساتھ چپکانے لگا، عمران کے ہاتھ کو ایک زبردست جھٹکا لگا اور ڈائنامائٹ کا پیکٹ اس کے ہاتھ سے نکل کر پانی میں دور جا گرا اور تیزی سے آگے بہنے لگا۔ شفاف پانی کی وجہ سے پیکٹ عمران کو صاف نظر آ رہا تھا۔ عمران نے تیزی سے غوطہ لگایا اور چند ہی لمحوں کے بعد اس نے پیکٹ دوبارہ پکڑ لیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ستونوں کو الیکٹروگرام لگا دیا گیا ہے تاکہ ستون کے ساتھ کوئی بھی چیز نہ لگائی جا سکے۔ عمران نے پیکٹ پکڑا اور پھر واپس مڑ کر ستون کی طرف بڑھنے لگا۔ الیکٹروگرام سسٹم کو وہ بہت اچھی طرح سمجھتا تھا، اس لیے وہ مطمئن تھا کہ جلد ہی وہ اسے ناکارہ کر دے گا، مگر ابھی وہ ستون کے قریب ہی پہنچا تھا کہ پل کے دونوں اطراف سے اسے چھپاکے سے سنائی دیے اور دوسرے ہی لمحے وہ چونک پڑا کیونکہ دونوں اطراف سے اسے دو آدمی تیزی سے اپنی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں پانی میں چلنے والے محسوس ریوالور موجود تھے۔ عمران نے بڑی پھرتی سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور دوسرے ہی لمحے اس نے پوری قوت سے ہاتھ میں پکڑا ہوا چھوٹا سا بم بہاؤ کی طرف آنے والے لوگوں کی طرف اچھال دیا۔ دوسری طرف سے آنے والے ابھی ستون کی اوٹ میں تھے، اسی لیے عمران ان کی زد سے بچا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ سے نکلا ہوا چھوٹا سا بم ایک لمحے میں پھٹ گیا اور ان دونوں افراد کے پرہچے اڑ گئے۔ عمران پھرتی سے مڑا، اس نے دوسرا بم دوسری طرف اچھال دیا جدھر باقی دو افراد موجود تھے۔ ایک اور دھماکہ ہوا اور وہ دونوں بھی پانی میں لوٹ پوٹ ہو گئے۔ عمران کی بے پناہ چستی کام آ گئی تھی اور دونوں طرف سے اس پر فائرنگ نہ ہو سکی تھی۔ شاید اس لیے بھی انہوں نے فائرنگ نہ کی تھی، وہ اسے زندہ پکڑنا چاہتے تھے۔ عمران نے بڑی پھرتی سے تھیلے میں سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے ڈبے کا سرا ستون سے لگا دیا۔ دوسرے لمحے ایک زبردست چھپاکا ہوا جیسے بجلی کوندی ہو اور اسی لمحے عمران نے دوسرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ڈائنامائٹ کی ٹیپ تیزی سے ستون سے چپکا دی۔ اس بار اس کے ہاتھ کو جھٹکا نہ لگا تھا۔ ڈائنامائٹ ستون سے لگا کر وہ تیزی سے مڑا اور پھر آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ پل خاصی چوڑی بنائی گئی تھی، اس لیے عمران ابھی تک پل کے نیچے ہی تھا۔ اس نے دور سے پانی میں آتے ہوئے سائے لہراتے دیکھے اور عمران یکدم ٹھٹک گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ پل کے اوپر مسلح لوگ موجود ہیں اور جیسے ہی عمران ان کے سامنے ہوگا وہ اس پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دیں گے، کیونکہ پل کے نیچے لگی ہوئی سرچ لائٹوں کی روشنی نے پانی کو دور دور تک روشن کر رکھا تھا۔ عمران تیزی سے واپس مڑا اور پھر اس نے پل کے نیچے ہی نیچے تیرتے ہوئے تیزی سے دوسرے ستون کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ دوسرے ستون کے قریب پہنچتے ہی عمران ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور دوسرا ہاتھ جب اس کا جیب سے باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک ریوالور موجود تھا۔ عمران نے پھرتی سے ریوالور کا رخ سرچ لائٹوں کی طرف کیا اور پھر پے در پے ٹریگر دباتا چلا گیا۔ 3 زبردست دھماکوں کے بعد سرچ لائٹیں بجھ گئیں اور ان دونوں ستونوں کے درمیان گہرا اندھیرا چھا گیا، مگر اسی لمحے پل کے دونوں اطراف سے جیسے گولیوں کی بارش شروع ہو گئی۔ وہ دونوں ستونوں کے درمیان 1-1 انچ پر سٹین گنوں کی گولیاں برسا رہے تھے۔ عمران تیزی سے دوسرے ستون کی طرف چلا گیا اور پھر اس نے تیزی سے جیب سے وہی ڈبہ دوبارہ نکالا اور دوسرے لمحے ستون کے ساتھ بجلی کا کوندا لپکا۔ عمران نے ڈبہ واپس جیب میں ڈالا اور اس نے اچھل کر ستون کے گرد دونوں ہاتھ لپیٹ دیے۔ گولیاں ابھی تک چلائی جا رہی تھی، مگر عمران ان سے بے نیاز تیزی سے ستون کے اوپر چڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اب اس کے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ نہ بچا تھا کہ وہ پل کے ستونوں کے اوپر لگے ہوئے جنگلے سے ہوتا ہوا سڑک کی طرف بڑھے۔ اتنی دیر میں وہاں ایسی سرچ لائٹیں لگا دی گئی تھیں جو بلٹ پروف تھیں اور ان کی وجہ سے دوبارہ پانی روشن ہو چکا تھا۔ عمران جلد ہی پل کے نیچے جنگلے پر پہنچ گیا۔ دوسرے لمحے اس کی نظریں بے اختیار ہاتھ میں بندھی ہوئی گھڑی پر پڑ گئیں۔ جوزف سے جدا ہوئے 50 منٹ ہو چکے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کے پاس صرف 10 منٹ باقی تھے۔
10 मिनट के बाद जोसेफ ने बटन दबा देना था। उसके साथ ही उसने इंतहाई ताकतवर डायनामाइट ने फट जाना था और पूरे पुल के पुरहचे उड़ जाने थे। मगर पुल की लंबाई बेहद तवील थी और इमरान अगर जितनी भी कोशिश कर लेता सिर्फ 10 मिनट में वो पुल के किनारे तक ना पहुंच सकता था। और फिर जाहिर है आहनी पुल के मलबे में इसकी लाश के टुकड़े भी दस्तयाब ना होने थे। इमरान ने इस तराब में सर को झटका और पुल का जंगला दोनों हाथों से पकड़कर वो इससे लटक गया। फिर वो तेजी से आगे बढ़ने लगा। वो एक हाथ से जंगले को पकड़ता और दूसरा हाथ आगे बढ़ाकर जंगले को पकड़ लेता, फिर पिछला हाथ बढ़ाकर उससे आगे। मगर जाहिर है कि इस तरह लटके लटके आगे बढ़ने की रफ्तार बेहद सुस्त थी और इमरान को यकीन था कि अगले स्तून तक पहुंचने से पहले पहले 10 मिनट गुजर जाएंगे। उसी लम्हे उसे पानी में छपाके से महसूस हुए और वो वहीं रुक गया। उसने अपने जिस्म को सकेड़ा। अब वो पेट के बल जंगले से आजाद होकर रॉड पर लेट चुका था। उसकी तेज नजरों ने सामने पुल के स्तून को देखा जिससे डायनामाइट चिपका हुआ था। उसने देखा कि 4 गोताखोर इंतहाई तेजी से उस स्तून की तरफ बढ़े चले जा रहे थे और इमरान समझ गया कि वो डायनामाइट अलहदा करने के लिए आए हैं। इमरान ने तेजी से जेब में से रिवॉल्वर निकाला और उसने पे दर पे ट्रिगर दबा दिया। वो चारों पानी में ही लोटपोट हो गए। इमरान के बेहता निशाने ने उन्हें लाशों में तब्दील कर दिया था और वो पानी में तैरते हुए पानी के बहाव पर आगे बढ़ते चले गए। इमरान ने वक्ती तौर पर तो डायनामाइट को बचा लिया था, मगर जाहिर है अब उसके पास सिर्फ 5-6 मिनट रह गए थे। इन 6 मिनटों में वो पुल से ना तो दूर जा सकता था और उसे मालूम था कि पुल के ऊपर भी दोनों तरफ में मुसल्लह फौजी मौजूद हैं। जैसे ही वो पुल के नीचे से निकला उस पर गोलियों की बारिश कर दी जाएगी और उसकी मौत यकीनी थी। इस वक्त इंतहाई तेजी से उसका जहन सोचने में मसरूफ था। वक्त इंतहाई तेजी से गुजरता जा रहा था। डायनामाइट फटने के बाद उसकी मौत नागुज़ीर थी। वो बुरी तरह फंस चुका था। मौत बहरहाल हर तरफ से यकीनी थी। एक सूरत में पुल के परहचे उड़ने की सूरत में और दूसरी सूरत में गोलियों का शिकार होकर। घड़ी की सुई तेजी से चक्कर पर चक्कर पूरे किए जा रही थी और सिर्फ 3 मिनट बाकी रह गए थे। उसी लम्हे पुल पर से 4 और गोताखोर नीचे कूदे, मगर इमरान के रिवॉल्वर ने उन्हें भी शिकार कर दिया। अब सिर्फ 2 मिनट बाकी रह गए थे। हर तरफ गंभीर खामोशी तारी थी। अब इमरान ज़हनी तौर पर मरने के लिए तैयार हो गया। बहरहाल उसे इत्मीनान था कि वो अपना मिशन मुकम्मल करके ही मरेगा। उसे शायद ये तवक्का नहीं थी कि इस पुल की हिफाजत के लिए इतना जबरदस्त इंतजाम किया गया होगा, वरना जाहिर है वो कोई और प्लान बनाता। मगर अब क्या हो सकता था। पुल के नीचे वो बुरी तरह फंस चुका था। उसकी नजरें घड़ी पर जमी हुई थी। सेकंड की सुई तेजी से 12 के हिस्से की तरफ बढ़ती चली जा रही थी और इमरान चाहने के बावजूद भी उसे नहीं रोक सकता था। अगला पैराग्राफ। कैप्टन शकील कार उड़ाए लिए जा रहा था और अभी तक किसी ने आपस में कोई बात नहीं की थी। कार में अजीब सी खामोशी तारी थी। मेरा ख्याल है हमें इस कार से जल्द अज जल्द छुटकारा पा लेना चाहिए, जूलिया ने अचानक खामोशी तोड़ते हुए कहा। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक कस्बा है जहाँ से हमें तिल अबीब के लिए ट्रेन मिल सकती है। सफ्तर ने कहा। हाँ, ये ठीक है। सड़क की निस्बत ट्रेन का सफर महफूज रहेगा, कैप्टन शकील ने सर हिलाते हुए कहा। और फिर थोड़ी देर के बाद इन्हें कस्बे के आसार नजर आने लगे। कैप्टन शकील ने कस्बे की आबादी शुरू होते ही कार को एक तंग सी गली में मोड़ा और फिर से रोकते हुए नीचे उतर आया। सफ्तर और जूलिया ने भी तेजी से नीचे उतरने में देर न लगाई। आओ निकल चलें, किसी भी वक्त सरकारी कार चेक हो सकती है, सफ्तर ने कंधे झुकाते हुए कहा और वो तीनों गली में निकलकर दोबारा सड़क पर आ गए। सफदर ने करीब से गुजरते हुए एक अरब से रेलवे स्टेशन का पता पूछा और फिर वो मुख्तलिफ गलियों से गुजरने के बाद वो एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। मालूम करने पर पता चला कि तिल अबीब जाने वाली एक्सप्रेस गाड़ी तकरीबन आधे घंटे तक पहुंचने वाली है। सफ्दर ने तिल अबीब के 3 टिकट लिए और वो तीनों टहलते हुए स्टेशन पर वक्त गुजारने लगे। स्टेशन पर मुसाफिर न होने के बराबर थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता मुसाफिरों की तादाद बढ़ती चली गई। और फिर जिस वक्त गाड़ी आई तो स्टेशन पर अच्छा खासा रश हो चुका था। फर्स्ट क्लास के डिब्बे में दाखिल होकर उन तीनों ने 3 सीटों वाले एक डिब्बे पर कब्जा जमा लिया और फिर कोपे का दरवाजा बंद करके सफ्दर और कैप्टन शकील खिड़कियों के साथ जमकर बैठ गए, जबकि जूलिया गुसलखाने में चली गई। गाड़ी से उतरने वाले अफराद तेजी से गायब होते जा रहे थे और फिर गार्ड ने गाड़ी चलने की विसल बजाई और उसी वक्त दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी और स्टेशन के गेट से 3 मुसल्लह आदमी गाड़ी की तरफ लपके। उन्होंने GP5 की महसूस वर्दियां पहनी हुई थी और उनके कांधों से मशीन गन्नें लटकी हुई थी। एक कवि हेकल नौजवान ने आगे बढ़कर तीर की तरह गार्ड की तरफ बढ़ा
और फिर चंद लम्हे गुफ्तगू करने के बाद उसने अपने साथियों को गाड़ी में सवार होने का इशारा किया और खुद भी तेजी से गाड़ी में सवार हो गया। गाड़ी अब आहिस्ता आहिस्ता आगे रेंगने लगी थी। हमें चेक कर लिया गया है, सफ्दर ने कैप्टन शकील से मुखातिब होकर कहा। हाँ, मुझे भी यही महसूस होता है। अब वो सारी ट्रेन को चेक करेंगे और यकीनन इस तरह हम पकड़े जाएंगे, कैप्टन शकील ने कहा। एक सूरत हो सकती है, हम अपने हुलिये तब्दील कर लें, सफ्दर ने कुछ सोचते हुए कहा। हो सकता है कि हुलियों की तफसील की वजह से उन्हें कपड़ों की तफसील का इल्म हो चुका हो और दूसरे कपड़े हमारे पास है नहीं, कैप्टन शकील ने जवाब देते हुए कहा। फिर अब क्या किया जाए, सफ्दर ने कहा। उसी लम्हे जूलिया गुसलखाने से बाहर आ गई और जब उसे उलझन का इल्म हुआ तो उसकी पेशानी पर भी शिकने फैल गईं। क्या करें, हम तीनों एक जगह इकट्ठे होने की बजाय गाड़ी में फैल जाते हैं, इस तरह शायद वो हमें चेक न कर सकें, जूलिया ने तजवीज पेश की। ओ ये ठीक है, जूलिया तुम यहीं रहो, हम दूसरे कोपो में चले जाते हैं, सफ्दर ने उठते हुए कहा और फिर वो तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। कैप्टन शकील ने भी इसकी पैरवी की। बाहर एक तवील मगर तंग राहदारी थी जिसमें कोपो के दरवाजे थे। तकरीबन तमाम कोपे भरे हुए थे। अभी उन्होंने चंद ही कोपे चेक किए थे कि राहदारी के आखिर में मौजूद दरवाजा एक झटके से खुला और GP5 के वही मुसल्लह अफराद एक कितार की सूरत में अंदर दाखिल हुए। सबसे आगे इनका वही इंचार्ज था जिसने इन लोगों से गुफ्तगू की थी। सफ्दर इन्हें देखते ही यूं आगे बढ़ा जैसे वे किसी जरूरी काम की वजह से बाहर जा रहा हो। मिस्टर, अचानक इंचार्ज ने इसे हाथ उठाकर रोक दिया। कैप्टन शकील ने, जो कि सफ्दर के पीछे था, कनी कतरा कर निकलना चाहा, मगर उसी लम्हे इंचार्ज ने हाथ उठाकर उसे भी रोक दिया। जी फरमाइए, सफ्दर और कैप्टन शकील ने बैक वक्त इंचार्ज से मुखातिब होकर कहा। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? इंचार्ज ने गहरी नजरों से इन दोनों को देखते हुए कहा। हम किसी और कंपार्टमेंट में जगह ढूंढने जा रहे हैं, सफ्दर ने जवाब दिया। तो क्या इस कंपार्टमेंट में कोई भी कोपा खाली नहीं है? इंचार्ज ने हैरत भरे लहजे में कहा। एक दो कोपे खाली हैं, मगर उसमें एक खातून ने कब्जा जमा रखा है और वो हमें अपने पास जगह देने को तैयार नहीं है, कैप्टन शकील ने जवाब दिया। ओ, अकेली औरत, ठीक है, हमारे साथ आओ, मैं इस खातून से खुद बात करता हूँ, इंचार्ज ने कदरे तंजिया लहजे में कहा। और अब सफ्दर और कैप्टन शकील के लिए इसके सिवा और कोई चारा बाकी ना रहा था कि वो उनके आगे आगे चलते हुए जूलिया के पास पहुंचे। उनके असाब तन चुके थे क्योंकि इंचार्ज के आखिरी जुमले से साफ जाहिर हो रहा था कि वो मशकूक हो चुका है। चंद ही लम्हों के बाद जूलिया के कोपे का दरवाजा खुला और सफ्दर और कैप्टन शकील अंदर दाखिल हो गए। दूसरे ही लम्हे जूलिया सामने खड़ी थी और एक लम्हे के लिए उसके चेहरे पर हैरत के आसार नुमाया हुए, मगर दूसरे ही लम्हे उसने उनके पीछे खड़े हुए मुसल्लह सिपाही को देखकर अपने आप को संभाल लिया। क्या बात है? जूलिया ने बड़े ही रूखे लहजे में पूछा। खातून, हमें अंदर आने दें, वही बात करते हैं, इंचार्ज ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर उसने तेजी से अपने साथ खड़े कैप्टन शकील को दोनों हाथों से अंदर धकेल दिया। कैप्टन शकील अचानक धक्का लगने से सफदर से टकराया और सफदर, जो जूलिया के सामने खड़ा था, वो भी अचानक धक्का लगने से लड़खड़ा पड़ा। इंचार्ज ने अपना दबाव जारी रखा और फिर वो उनके साथ कोपे में दाखिल हो गया। इसके अंदर दाखिल होते ही मुसल्लह अफराद भी अंदर दाखिल हो गए। आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? कैप्टन शकील ने गुस्सूले लहजे में इंचार्ज से मुखातिब होकर कहा। मकसद भी पता चल जाता है, उसी इंचार्ज ने फिर से जेब से रिवाल्वर निकालते हुए कहा। अपने हाथ ऊपर उठा दो, खबरदार अगर कोई गलत हरकत की। इंचार्ज ने इंतहाई कड़कदार लहजे में कहा। ये ज्यादती है, तुम इस तरह शरीफ शहरियों को परेशान नहीं कर सकते, सफ्दर ने झुंझलाए हुए लहजे में कहा। मैं कह रहा हूँ हाथ उठाओ, और हाथून तुम भी, वरना, इंचार्ज ने सर्द लहजे में कहा। और उसी लम्हे सफ्दर ने कैप्टन शकील की तरफ देखा और फिर उन दोनों ने आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ ऊपर उठाने शुरू कर दिए, मगर अभी इनके हाथ आधे ही उठे थे कि अचानक कैप्टन शकील ने इंतहाई फुर्ती से इंचार्ज के रिवाल्वर वाले हाथ पर जरब लगाई और तकरीबन उसी लम्हे सफ्दर ने भी अपने दूसरे बाजू से साथ खड़े हुए एक दूसरे मुसल्लह अफराद के बाजू पर जरब लगाई। जूलिया दरवाजे के करीब खड़ी थी, उसने फुर्ती से लात मारी और कोपे का दरवाजा बंद कर दिया। जूलिया ने इंतहाई फुर्ती से चुटनी लगा दी। ये सब कुछ पलक झपकने में हो गया और इससे पहले कि इंचार्ज के बाहर खड़े साथी कुछ समझते, दरवाजा बंद हो चुका था और इंचार्ज सफदर के ताकतवर हाथों में फंसा बुरी तरह फड़फड़ा रहा था। दरवाजा खोलो, बाहर से तेज दस्तकों के साथ वहशत भरी आवाज सुनाई दी। अपने साथियों से कहो कि वो आराम से खड़े हो जाएं। यहाँ सब ठीक है, सफदर ने इंचार्ज की गर्दन पर दबाव बढ़ाते हुए कहा और उसके कान में सरगोशी की। यहाँ सब ठीक है, बाहर तुम आराम से खड़े रहो।
इंचार्ज ने भिंचे भिंचे लहजे में कहा, और दरवाजे पर पड़ने वाली दस्तकें खामोश हो गईं। सफ्तर इंचार्ज को घसीटता हुआ गुस्लखाने में ले गया। तुम, इंचार्ज ने भिंचे भिंचे लहजे में कुछ कहना चाहा, मगर उसी लम्हे सफ्तर ने पूरी कुव्वत से बाजू को एक जबरदस्त झटका दिया और इंचार्ज की गर्दन की हड्डी एक हल्के से कड़ाके की आवाज के साथ टूट गई। उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई, जिस्म भी ढीला हो गया था। सफ्तर ने बड़ी फुर्ती से इंचार्ज की वर्दी उतारी और फिर उसे अपने कपड़ों पर पहन लिया। कपड़े इसके जिस्म पर फिट थे। उसने इंचार्ज का कदोकामत देखकर ही ये फैसला किया था। वर्दी पहनकर उसने टोपी पहनी, उसका बलाई सर आंखों पर झुका लिया। तुम, कैप्टन शकील ने उसे गुस्लखाने का दरवाजा जब खोलकर निकलते देखा, कुछ कहना चाहा, मगर सफ्तर ने मुंह पर उंगली रखकर उसे खामोश कर दिया और फिर आंख के इशारे से उन्हें खबरदार कर दिया। दूसरे लम्हे सफ्तर ने एक झटके से दरवाजा खोला और तेजी से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही उसने अपना रुख तेजी से दाएं तरफ मोड़ लिया था, क्योंकि उसके तीनों साथी दरवाजे के बाएं तरफ खड़े थे। आओ मेरे पीछे, ये लोग सही हैं, सफ्तर ने इंचार्ज के लहजे में कहा और फिर इंचार्ज की तरह कदम बढ़ाता हुआ आगे बढ़ने लगा। मगर आपकी मशीन गन, अभी उसने 2 कदम ही उठाए थे कि उसे अपने पीछे से आवाज आई और सफ्तर ठटक गया। जल्दी में वो इंचार्ज की मशीन गन उठाना ही भूल गया था। अब फैसला कुन घड़ी आम पहुंची थी, इसलिए उसने फुर्ती से जेब में हाथ डाला और फिर तेजी से मुड़ गया। दूसरे ही लम्हे उसके रिवॉल्वर ने शोले उगले और 2 सिपाही सीनों पर हाथ रखकर राहदारी में ही ढेर हो गए, जबकि तीसरे ने बड़ी फुर्ती से मशीन गन कांधे से उतारनी चाही, मगर सफ्तर ने एक और फायर किया और तीसरा भी नीचे आ गिरा। सफ्तर लाशें फलांगता हुआ कोपे की तरफ बढ़ा, मगर इसके वहां पहुंचने से पहले ही कैप्टन शकील और जूलिया दरवाजे में आ गए। फायरिंग की आवाज ने इन्हें बाहर खींच लिया था। मेरे पीछे आओ जल्दी से। उसी लम्हे बाकी कोपों के दरवाजे भी यके बाद दीगरे खुलने की आवाजें आईं, मगर इतनी देर में वो तीनों राहदारी के इख्तिताम पर बने हुए दरवाजे पर पहुंच गए। सफ्तर आगे आगे था। उसने एक झटके से दरवाजा खोला और फिर वो दूसरे डब्बे में दाखिल हो चुके थे। कैप्टन शकील और जूलिया भी उसके पीछे थे। अब हमारा बचना महाल है, जूलिया ने बड़बड़ाते हुए कहा, मगर वो तेजी से राहदारी में दौड़ते चले गए। और फिर जब उन्होंने दूसरे डब्बे की राहदारी के इख्तितामी दरवाजा खोला तो फिर ये देख के ठटक गए कि ये पहला डिब्बा था, इससे आगे इंजन था। आओ मेरे पीछे, सफदर ने एक लम्हे के बाद फैसला कुन लहजे में कहा और तेजी से छलांग लगाकर वो डीजल इंजन की साइड पर पहुंच गया। ट्रेन खासी तेज रफ्तारी से जा रही थी, इसलिए उसके जिस्म को जबरदस्त झटका लगा, मगर सफदर ने एक हैंडल को मजबूती से थाम लिया और अगला हैंडल इंजन तक चला गया था। शायद ये सफर के दौरान चेकिंग के लिए बनाए गए थे। सफदर तेजी से आगे बढ़ता चला गया। कैप्टन शकील और जूलिया ने भी इसकी पैरवी की। हवा का जबरदस्त दबाव इनके पैर उखाड़ रहा था, मगर वो जाहिर है आम आदमी जैसे तो ना थे, इसलिए वो आसानी से हैंडल को पकड़ते हुए आगे चलते गए। सुनो, मैं इंजन रूम में जाकर गाड़ी रुकवाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही गाड़ी की स्पीड कम हो तुम लोग नीचे उतर जाना, सफदर ने करीब मौजूद कैप्टन शकील से कहा, और हवा के शोर की वजह से उसकी आवाज खासी बुलंद थी। और फिर सफदर तेजी से आगे बढ़कर इंजन के दरवाजे पर पहुंच गया। हेलो, दरवाजा खोलो, GP5, सफदर ने चीख कर खिड़की में से सर हिलाते हुए कहा। इंजन ड्राइवर ने चौंक कर सफदर की तरफ देखा। एक लम्हे के लिए तो उसकी आंखों में हैरत के आसार नजर आए, मगर दूसरे ही लम्हे उसे GP5 का ख्याल आया तो उसने फुर्ती से दरवाजा खोल दिया और सफदर एक लम्हे में उछक कर अंदर दाखिल हो गया। इंजन के अंदर ड्राइवर के साथ एक असिस्टेंट भी मौजूद था। वो दोनों हैरत से सफदर की तरफ देख रहे थे। सफदर ने बड़ी फुर्ती से अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाला और इससे पहले कि ड्राइवर और उसका असिस्टेंट कुछ समझते, सफदर के रिवॉल्वर ने शोले उगले और गोलियां उन दोनों को चाट कर गईं। फिर वो दोनों वहीं जमीन पर ढेर हो गए। चंद लम्हों तक तड़पने के बाद जब वो बेहिस्सो हरकत हो गए तो सफदर ने दरवाजा खोला और फिर सर बाहर निकालकर चीख कर कैप्टन शकील और जूलिया को अंदर आने का कहा। फिर कैप्टन शकील और जूलिया इंजन रूम में पहुंच गए। सफदर ने इस दौरान ड्राइवर और उसके असिस्टेंट की लाशें उठाकर गाड़ी से बाहर फेंक दी थी और फिर उसने GP5 की वर्दी उतार दी और उसे भी बाहर फेंक दिया। ऑटोमेटिक इंजन इंतहाई तेज रफ्तारी से चलता हुआ आगे बढ़ा चला जा रहा था। मैं स्पीड कम करता हूँ, तुम लोग नीचे उतर जाना, सफदर ने इंजन के ऑपरेशन बोर्ड की तरफ देखते हुए कहा। मगर तुम, कैप्टन शकील ने चौंक कर पूछा। मैं भी स्पीड तेज करके नीचे आ जाऊंगा, सफदर ने जवाब दिया। नहीं, इस तरह गाड़ी तबाह हो जाएगी और हजारों अफराद मर जाएंगे, ये जुल्म है, जूलिया ने एहतजाज करते हुए कहा।
मुजरम इतने रहमदिल नहीं होते जूलिया, हमें से ज्यादा हुकूमत को नुकसान पहुंचाना है और फिर गाड़ी का ये हादसा हमारे मकसद को पूरा कर देगा। सफदर ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। नहीं सफदर, ये वाकई जुल्म होगा। इस मुल्क में हम मुजरिम जरूर हैं, मगर हजारों बेगुनाह अफराद की हलाकत ये जुल्म है। कैप्टन शकील ने कंधे झुकाते हुए कहा। चलो ठीक है, जैसे तुम दोनों कहो, सफदर ने सर हिलाते हुए कहा और फिर उसने रफ्तार कम करना शुरू कर दी। ऑपरेशन डायल पर मौजूद हदायत की सुई उसकी रहनुमाई कर रही थी और फिर जैसे ही गाड़ी की रफ्तार इंतहाई हल्की होगी वो नीचे उतर गए। सफदर ने जूलिया और कैप्टन शकील को इशारा किया। वो तेजी से दरवाजा खोलकर हैंडल पकड़कर बाहर निकले और फिर उन्होंने यके बाद दीगर नीचे छलांगे लगा दी। गाड़ी की रफ्तार हासी कम हो गई थी और फिर उनके छलांगे लगाने के माहराना अंदाज की वजह से जैसे ही उनके पैर जमीन पर लगे वो चंद कदम आगे दौड़ते चले गए और फिर रुक गए। इतने में इंजन उनसे बढ़कर आगे निकल चुका था। कैप्टन शकील ने फुर्ती से जूलिया का बाजू थामा और फिर उन्होंने रेलवे लाइन के साथ साथ बड़ी तेजी के साथ छलांगे लगा दी ताकि डब्बों की खिड़कियों से इन्हें कोई देख ना सके। इंजन अब इनसे हासा आगे निकल चुका था और फिर गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता तेज होती चली जा रही थी। थोड़ी देर के बाद गाड़ी इनके सामने से गुजरकर तेजी से आगे बढ़ गई। तब दोनों उठ खड़े हुए। सफदर, कैप्टन शकील ने चीख कर कहा। ठीक है, इधर आ जाओ। उनसे थोड़े ही फुट दूर सफदर की आवाज सुनाई दी और फिर उन्होंने इत्मीनान का तवील सांस लिया, फिर तेजी से उठकर आगे बढ़ने लगे। चंद लम्हों के बाद सफदर इनके पास पहुंच गया था। क्या हुआ, गाड़ी बगैर ड्राइवर के ही? कैप्टन शकील ने किसी हदशे की बिना पर पूछा। फिक्र मत करो, मैं इतना जालिम नहीं हूँ। मैंने इसे ऑटोमेटिक कंट्रोल पर सेट कर दिया है। अगला स्टेशन कम से कम यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है और गाड़ी का इंजन 100 किलोमीटर से पहले ही बंद हो जाएगा। जाहिर है गाड़ी स्टेशन के करीब जाकर खुद ब खुद रुक जाएगी। इस तरह हादसा ना होगा। अगर ऐसा ना करता तो गाड़ी यहाँ से कुछ दूर जाकर ही खड़ी हो जाती और फिर हम नजरों में आ सकते थे। सफदर ने इत्मीनान भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा और उन दोनों ने भी सर हिला दिया। बाल बाल बचे हैं वरना? जूलिया ने कहा। हाँ, अब आओ, जल्दी से यहाँ से निकल चले, सफदर ने कहा और वो तकरीबन फिर भागते हुए रेलवे लाइन की बहालत से उन्हें बढ़ने लगे। ये एक तवील और इस मैदान था जिसमें हर तरफ जंगली झाड़ियां मौजूद थी। तकरीबन 2 घंटे मुसलसल चलने के बाद इन्हें दूर से कुछ सुनाई दिया। शायद ये एक छोटा सा गांव है, कैप्टन शकील ने कहा। हाँ, मालूम तो ऐसा ही होता है, जूलिया ने जवाब दिया और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो रोशनियों के करीब पहुंच गई। ये वाकई एक छोटा सा कस्बा था जिसके चंद मकानों में रोशनी हो रही थी और फिर इन्हें एक पक्के से मकान के बाहर एक कार भी खड़ी नजर आ गई। इस मकान में तारीकी छाई हुई थी। सफदर ने तेजी से कार की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया और चंद लम्हों की कोशिश के बाद वो इस कार का दरवाजा खोलने में कामयाब हो गया था। इसे धकेल कर दूर ले चलते हैं, अगर यहाँ स्टार्ट किया तो हो सकता है कोई जाग पड़े, सफदर ने कहा। कैप्टन शकील और जूलिया ने कार को धकेला और थोड़ी ही दूर जाकर सफदर ने कार के इंजन को स्टार्ट किया और फिर कैप्टन शकील और जूलिया कार में सवार हो गए। चंद लम्हों के बाद वो कार में सवार इंतहाई तेज रफ्तारी से सड़क पर पहुंचे और फिर सुपर हाईवे की तरफ आगे बढ़ते चले गए। ट्रेनें हमें कभी भी रास नहीं आती, सफदर ने हंसते हुए कहा। हाँ, हालांकि हमने सोचा था कि ट्रेन में हम महफूज हैं, मगर, कैप्टन शकील ने भी हंसते हुए कहा। वैसे मुझे हैरत है कि इन्हें इतनी जल्दी हमारा पता कैसे मालूम हुआ, जूलिया ने कहा। हाथ से मुस्तैद लोग हैं, सफदर ने हंसते हुए कहा और दोनों बेइख्तियार हंस पड़े। अभी वो हाईवे पे तकरीबन 10 किलोमीटर दूर ही गए होंगे कि अचानक सामने से पुलिस की गाड़ी आती हुई इन्हें नजर आई। उसकी छत पर सुरख लाइट तेजी से जल बुझ रही थी। चंद ही लम्हों के बाद गाड़ी ने क्रॉस होकर आगे बढ़ गई, मगर चंद ही कदम आगे बढ़कर अचानक उसे ब्रेक लगे और उसके साथ ही वो तेजी से मुड़ी और दूसरे ही लम्हे उसका सारक बुरी तरह से चीखने लगा। इन्हें क्या हम पर शक हुआ है, सफदर ने उलझे हुए लहजे में कहा। खुदा मालूम, बहरहाल देख लेते हैं, कैप्टन शकील ने जवाब दिया और फिर पुलिस की गाड़ी इनके करीब आकर पहुंच गई। इन्हें रुकने का इशारा किया। सफदर ने गाड़ी एक तरफ रोक दी। पुलिस की गाड़ी जब रुकी तो उसमें से 2 आदमी हाथी में रिवॉल्वर लिए बड़ी तेजी से बाहर निकले। उनमें से एक घूमकर कैप्टन शकील की तरफ मुड़ गया और सीधा सफदर की तरफ आया। आप लोग कहां से आ रहे हैं? सिपाही ने करीब आकर पूछा। ज़कारिया से आ रहे हैं, सफदर ने बड़े ही मुतमईन लहजे में जवाब दिया। सिपाही ने तेज नजर से कार के अंदर देखा और वो पीछे हट गया। ठीक है, आप जा सकते हैं, सिपाही ने कहा और फिर उसने अपने साथियों को इशारा किया और वापस मुड़कर तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। चंद ही लम्हों के बाद पुलिस की गाड़ी मुड़ी और उनके करीब से गुजरती हुई हालत समत में आगे बढ़ती चली गई।
मेरा ख्याल है कि ये मामूल की चेकिंग होगी, सफ्तर ने तवील सांस लेते हुए कहा और कैप्टन शकील ने सर हिला दिया। सफ्तर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। फिर उन्होंने तकरीबन 20 किलोमीटर का फासला बड़े ही इत्मीनान से तय किया, मगर दूसरे ही लम्हे सफ्तर चौंक पड़ा क्योंकि अचानक सड़क पर तेज रोशनी फैलती चलेगी और उसी लम्हे उनके अकब में किसी कार की बत्तियां जल उठी। थोड़े ही फासले में पुलिस की 2 गाड़ियां छुपी हुई थी, सड़क पर खड़ी थी और एक कार पर सर्च लाइट भी लगी हुई थी जिसकी तेज रोशनी सड़क को रोशन कर रही थी। कारों के करीब 12 के करीब मुसल्लह सिपाही हाथों में रिवॉल्वर लिए चुकन्ने खड़े थे। सफ्तर ने होंठ पेच लिए। बैक मिरर में उसे अपने पीछे भी पुलिस की गाड़ी आती ही दिखाई दे रही थी। ओह, तो ये ख्याल है इनका। सफ्तर ने करीब बैठे हुए कैप्टन शकील की तरफ देखते हुए कहा, हिम्मत करो, आगे अल्लाह मालिक है। कैप्टन शकील ने भेंचे हुए लहजे में कहा और सफ्तर ने इस बात में सर हिला दिया जैसे वो किसी नतीजे पर पहुंच गया हो।